बच्चों, आज हम क्लास 9th की साइंस बुक से चैप्टर 12 पैटर्न्स इन लाइफ डाइवर्सिटी एंड क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन आंसर्स को पढ़ने और समझने जा रहे हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, मीना एंड हरी ऑब्जर्व्ड एन एनिमल इन देयर गार्डन। हरी कॉल्ड इट एन इंसेक्ट व्हाइल मीना सेड इट वाज एन अर्थवर्म। चूज द करेक्ट ऑप्शन विच कन्फर्म दैट इट इज एन इंसेक्ट। हमें दिए गए ऑप्शन में से वह करेक्ट फीचर चूज करना है जो कन्फर्म करता है कि एनिमल एक इंसेक्ट है। ऑप्शंस है यहाँ पर। इन ऑप्शंस में से सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है, बॉडी विथ जॉइंटेड लेग्स। जॉइंटेड लेग्स इंसेक्ट की एक इंपॉर्टेंट पहचान है, इसीलिए बॉडी विथ जॉइंटेड लेग वाला ऑप्शन कंफर्म करता है कि वह इंसेक्ट है। क्वेश्चन सेकंड, स्पॉन्ज रिप्रेजेंट वन ऑफ द सिंपलेस्ट एनिमल बॉडी प्लान्स। देयर बॉडी लैक ट्रू टिश्यू एंड ऑर्गन्स। स्पॉन्ज सबसे सिंपल एनिमल बॉडी प्लान्स में से एक को रिप्रेजेंट करती है। उनके बॉडी में ट्रू टिश्यू और ऑर्गन्स नहीं होते। विच फीचर्स ऑफ स्पॉन्ज सेल सपोर्ट इट्स क्लासिफिकेशन अंडर द एनिमल किंगडम। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि स्पॉन्ज सेल की कौन सी फीचर यह सपोर्ट करती है कि स्पॉन्ज को एनिमल्स किंगडम में क्लासिफाई किया जाता है। इनमें से ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट होगा। स्पॉन्ज सेल में सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। यही फीचर दिए गए ऑप्शन में एनिमल क्लासिफिकेशन को सपोर्ट करती है। क्वेश्चन 3, ऑब्जर्व 2 डिफरेंट एनिमल इन योर इमीडिएट इन्वायरमेंट। व्हाट फीचर हेल्प यू डिस्टिंग्विश बिटवीन देम। अपने आसपास के इन्वायरमेंट में दो अलग अलग एनिमल्स को ऑब्जर्व करना है। अब हमें देखना है कि दोनों एनिमल्स में कौन कौन सी फीचर्स अलग होती हैं जिनकी हेल्प से हम उन्हें एक दूसरे से डिस्टिंग्विश यानी अलग पहचान कर सकती हैं। हाउ डू दिस फीचर्स हेल्प प्लेस देम इनटू डिफरेंट ग्रुप्स। फिर इन फीचर्स की हेल्प से हम एनिमल्स को उनके डिफरेंट ग्रुप्स में प्लेस कर सकती हैं। आंसर के लिए एग्जाम्पल है डॉग एंड बटरफ्लाई का। डॉग में 4 लेग्स होती हैं, उसके पास बैकबोन होती है, बॉडी पर फर होती हैं और वह यंग वंस ऑफ बर्थ यानी अपने जैसे ही बच्चों को जन्म देता है। बटरफ्लाई में 6 जॉइंटेड लेग्स होती हैं, उनके विंग्स होती हैं, एक्सोस्केलेटन होती हैं और वह एग्स ले करती हैं। इन फीचर्स की हेल्प से डॉग को वर्टिब्रेट के मैमल्स ग्रुप में रखा जाता है और बटरफ्लाई को आर्थ्रोपोड्स के इंसेक्ट्स के ग्रुप में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ वुड अ साइंटिस्ट जस्टिफाई choosing cellular organization as more fundamental characteristics for the basis of classification rather than the presence of xylem and phloem। यह पूछा गया है कि साइंटिस्ट सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन को क्लासिफिकेशन का ज़्यादा फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक्स क्यों मानेंगे, बजाय इसके लिए जाइलम और फिलोम की प्रेजेंस को आधार बनाए जाए। आंसर है कि सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉमन होती हैं, लेकिन जाइलम और फिलोम केवल वस्कुलर प्लांट्स में पाई जाती हैं। इसीलिए सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन क्लासिफिकेशन के लिए ज़्यादा बेसिक और यूनिवर्सल फीचर है, क्योंकि यह सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म में कॉमन है, जबकि जाइलम और फिलोम केवल वस्कुलर प्लांट्स में पाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 5, यू फाइंड एन unlabeled slide of a single-celled organism that has a well-defined nucleus and multiple cilia. Which group would it most likely belong to? Give reason. मान लो हमें एक अनलेबल्ड स्लाइड मिली है, यानी ऐसी स्लाइड जिस पर ऑर्गेनिज्म का नाम नहीं लिखा। उस स्लाइड पर एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म दिखाई देता है, उसके पास एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है और कई सीलिया है। अब क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि ऑर्गेनिज्म सबसे लाइकली किस ग्रुप में बिलोंग करता है और इसका रीज़न क्या है। जवाब है कि यह ऑर्गेनिज्म किंगडम प्रोस्टा से बिलोंग करता है। यह यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल है, इसमें एक ट्रू न्यूक्लियस है, इसीलिए यह यूकैरियोटिक है और यह सीलिया की हेल्प से मूव करता है। यह फीचर कई प्रोटिस्ट जैसे पैरामीशियम में टिपिकल होती हैं। किंगडम प्रोस्टिस्टा क्योंकि यह सिंगल सेल है, इसमें ट्रू न्यूक्लियस है और यह सीलिया की हेल्प से मूव करता है। क्वेश्चन 6,
हाउ डज द डाइवर्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म कंट्रीब्यूट टू द बैलेंस एंड स्टेबिलिटी ऑफ एन इकोसिस्टम। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी यानी अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म की वैरायटी इकोसिस्टम के बैलेंस और स्टेबिलिटी को कैसे मेंटेन करने में हेल्प करती है। आंसर है, ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी फूड चेन और फूड वेब को मेंटेन करती है। यह न्यूट्रिएंट साइकिल को सपोर्ट करती है और इकोसिस्टम की इन्वायरमेंटल चेंजेस से रिकवरी करने में एबिलिटी को इंक्रीज करती है। इसीलिए डाइवर्सिटी इकोसिस्टम को बैलेंस और स्टेबल रखने में हेल्प करती है। क्वेश्चन नंबर 7, इफ ऑल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वर ग्रुप्ड इनटू अ सिंगल किंगडम व्हाट प्रॉब्लम वुड अराइज। अगर सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को एक ही सिंगल किंगडम में रख दिया जाए तो क्या प्रॉब्लम आएगी। आंसर है, इट वुड इग्नोर मेजर डिफरेंस लाइक प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिएंट्स, रिप्रोडक्शन एंड इवोल्यूशन। ऐसा करने से ऑर्गेनिज्म के बीच के कई मेजर डिफरेंस इग्नोर हो जाएंगे, जैसे प्रोकैरियोटिक और यूकेरियोटिक सेल स्ट्रक्चर, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन और इवोल्यूशन। यानी सभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को केवल इसीलिए एक ही ग्रुप में रख दिया जाएगा क्योंकि वे सिंगल सेल है, जबकि उनके बीच बाकी इंपॉर्टेंट डिफरेंस भी हैं। दिस वुड मेक क्लासिफिकेशन इनएक्यूरेट एंड लेस यूजफुल फॉर स्टडिंग देयर रिलेशनशिप। इससे क्लासिफिकेशन इनएक्यूरेट यानी सही तरीके से डिफरेंस नहीं दिखाएगी और ऑर्गेनिज्म के रिलेशनशिप को स्टडी करने के लिए लेस यूजफुल हो जाएगी। Next, viruses were studied in earlier classes. Why are they not placed in any of 5 kingdoms? Give reason. हमने वायरसेस को पहले क्लासेस में स्टडी किया है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि वायरसेस को 5 किंगडम्स में से किसी भी किंगडम में क्यों नहीं रखा जाता। आंसर है कि वायरसेस सेल्स से नहीं बनती हैं, इसीलिए उन्हें एसेलुलर कहा जाता है। वे अपने आप लाइफ प्रोसेस परफॉर्म नहीं कर सकती और वे केवल किसी लिविंग होस्ट सेल के अंदर ही रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। इसीलिए वायरसेस की ये फीचर उन्हें 5 किंगडम में से किसी भी एक किंगडम में फिट नहीं करती। क्वेश्चन नंबर 9, इफ यू वर आस्क्ड टू रिवाइज द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वुड यू क्रिएट अ सेपरेट कैटेगरी फॉर वायरसेस और कीप देम आउटसाइड द सिस्टम। अगर आपको 5 किंगडम क्लासिफिकेशन को रिवाइज करने के लिए कहा जाए तो आप वायरसेस के लिए एक सेपरेट कैटेगरी बनाएंगे या उन्हें इस क्लासिफिकेशन सिस्टम से बाहर रखेंगे। आपको अपने आंसर का रीज़न देना है और यह भी एक्सप्लेन करना है कि इससे साइंटिफिक क्लासिफिकेशन की इवॉल्विंग नेचर यानी समय के साथ बदलने वाली नेचर में बारे में क्या पता चलता है। आंसर है, I would keep viruses in a separate category outside the 5 kingdom because they are neither fully living or nor living. मैं वायरसेस को 5 किंगडम से बाहर एक सेपरेट कैटेगरी में रखूंगा क्योंकि वायरसेस को पूरी तरह लिविंग या पूरी तरह नॉन लिविंग नहीं माना जाता। इससे पता चलता है कि साइंटिफिक क्लासिफिकेशन फिक्स्ड ही है। जब नई इंफॉर्मेशन और डिस्कवरीज होती हैं तो क्लासिफिकेशन में भी चेंजेस होती रहती हैं। क्वेश्चन 10, viruses contain genetic material like living organisms but lack cellular organization. वायरसेस में लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह जेनेटिक मटेरियल होता है लेकिन उन्हें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होती, यानी वे सेल से बने हुए नहीं होते। अब क्वेश्चन पूछ रहा है विच फीचर प्रिवेंट देम फ्रॉम फिटिंग इनटू द 5 किंगडम सिस्टम, कि वायरसेस की कौन सी फीचर उन्हें 5 किंगडम सिस्टम में फिट होने से रोकती है। आंसर है, वायरसेस में सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता, साइटोप्लाज्म नहीं होता, सेल ऑर्गेनेलीज नहीं होते, वे अपने आप मेटाबॉलिज्म परफॉर्म नहीं कर सकती, वे केवल होस्ट सेल के अंदर रिप्रोड्यूस कर सकती हैं। इससे पता चलता है कि क्लासिफिकेशन सिस्टम की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। वे ऐसी सभी एंटिटीज़ को प्रॉपर्ली इंक्लूड नहीं कर सकते जिनमें लाइफ की बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स पूरी तरह प्रेजेंट नहीं होती। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11, बोथ Pteridophytes and bryophytes lack flowers and seed, yet they are placed in different groups. Explain this classification using their key features. क्वेश्चन का मतलब है कि
पिट्रियोडिफाइट्स और ब्रियोफाइट्स दोनों में फ्लावर्स और सीड्स नहीं होते, फिर भी उन्हें डिफरेंट ग्रुप्स में रखा जाता है। अब हमें उनके की फीचर यानी इंपॉर्टेंट फीचर्स के आधार पर समझाना है कि दोनों अलग ग्रुप में क्यों हैं। फर्स्ट, ब्रियोफाइट्स, नॉन वस्कुलर प्लांट। ब्रियोफाइट नॉन वस्कुलर प्लांट्स होते हैं, यानी इनमें वस्कुलर टिश्यूज नहीं होते, इनमें जाइलम और फ्लोम नहीं होते, इनकी बॉडी सिंपल होती है और इनमें राइजोइड्स पाए जाते हैं। ब्रियोफाइट्स आमतौर पर मॉइस्ट प्लेसेस यानी नम जगहों पर ग्रो करती हैं। सेकंड, पिट्रियोडिफाइट्स। पिट्रियोडिफाइट्स वस्कुलर प्लांट्स होते हैं, जाइलम और फिलोम प्रेजेंट होते हैं, ट्रू रूट सिस्टम और लीव्स होती हैं इसमें, ये लैंड पर रहने के लिए बेटर अडेप्ट होती हैं। देयरफॉर इसीलिए दोनों को डिफरेंट ग्रुप्स में रखा जाता है, क्योंकि पिट्रियोडोफाइट्स में वस्कुलर टिश्यू, जाइलम और फिलोम प्रेजेंट होते हैं, जबकि ब्रियोफाइट्स में ये नहीं होते। क्वेश्चन नंबर 12, इन द क्लासिफिकेशन हायरार्की विच ग्रुप, क्लास और जीनियस हैव फ्यूअर मेंबर्स बट मोर फीचर्स इन कॉमन। क्लासिफिकेशन हायरार्की में क्लास और जीनस में से कौन सा ग्रुप ऐसा है जिसमें मेंबर्स कम होते हैं लेकिन मेंबर्स के बीच ज़्यादा फीचर कॉमन होते हैं। जीनस में मेंबर्स की संख्या कम होती है लेकिन उनमें ज़्यादा फीचर कॉमन होती हैं। एक जीनस में ऐसे ऑर्गेनिज्म होती हैं जो क्लोजली रिलेटेड होते हैं और बहुत सारी कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स शेयर करते हैं। वही एक क्लास में ऑर्गेनिज्म की संख्या ज़्यादा होती है लेकिन उनके बीच कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स कम होती हैं। क्वेश्चन नंबर 13, a scientist discovers a new organism with the characteristic feature of locomotion and autotrophic nutrition। एक साइंटिस्ट को एक न्यू ऑर्गेनिज्म मिलता है, उसमें लोकोमोशन यानी मूवमेंट करने की एबिलिटी और ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन की फीचर है। अब साइंटिस्ट को यह आइडेंटिफाई करना है कि क्या यह ऑर्गेनिज्म 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग प्रोटिस्टा से बिलोंग करता है। आंसर है कि यह ऑर्गेनिज्म मोस्ट लाइकली किंगडम प्रोटिस्टा से बिलोंग करेगा अगर यह यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेल हो, यह यूकैरियोटिक हो, इसमें लोकोमोशन की एबिलिटी हो और यह ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन शो करता है। अगर इसमें द प्रेजेंस ऑफ ट्रू न्यूक्लियस एंड लोकोमोशन यूजिंग फ्लैगिला और सीलिया वुड सपोर्ट इट क्लासिफिकेशन एस प्रोटिस्टा। अगर इसमें ट्रू न्यूक्लियस प्रेजेंट हो यह फ्लैगिला या सीलिया की हेल्प से लोकोमोशन करता हो तो ये फीचर्स इसे प्रोटिस्टास के रूप में क्लासिफाई करने में सपोर्ट करेंगे। 14th क्वेश्चन, अ रिसर्चर आइडेंटिफाई अ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म एज फंगी। एक रिसर्च ने एक यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को फंगी के रूप में आइडेंटिफाई किया। What identification key would you suggest according to the 5 kingdom classification to keep unicellular organism in the kingdom fungi? अब पूछा गया है कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग कौन सी आइडेंटिफिकेशन की या फीचर्स देकर हम एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को किंगडम फंगी में रख सकते हैं। आंसर है कि एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म को किंगडम फंगी में रखा जा सकता है अगर वह यूनिसेलुलर हो, वह यूकैरियोटिक हो, उसमें सेल वॉल प्रेजेंट हो और उसमें क्लोरोफिल नहीं हो और वह अपने सराउंडिंग से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करके फूड ऑब्टेन करता हो। यीस्ट एक यूनिसेलुलर फंगस का एग्जाम्पल है। क्वेश्चन 15, एक लॉन्ग टर्म इकोलॉजिकल स्टडी के दौरान स्टूडेंट्स ने 3 अलग अलग इन्वायरमेंट से ऑर्गेनिज्म कलेक्ट करके एग्जामिन किए। ये 3 इन्वायरमेंट थे फ्रेश वाटर पॉन्ड, डिकेइंग लॉग्स के पास डैम्प सोइल, एनिमल्स का डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। साइंटिस्ट ने ऑर्गेनिज्म के नेम्स डायरेक्टली नहीं लिखे, उन्होंने केवल उनकी स्ट्रक्चरल, सेलुलर और न्यूट्रिशनल फीचर्स को रिकॉर्ड किया जैसे कि प्रीवियस पेज में टेबल में दिया गया था। अब इस केस स्टडी के आधार पर नीचे के दिए गए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। फर्स्ट, आइडेंटिफाई वन ऑर्गेनिज्म दैट क्लियरली बिलोंग टू द किंगडम फंगी। दिए गए ऑर्गेनिज्म में से एक ऐसा ऑर्गेनिज्म आइडेंटिफाई करना है जो क्लियरली किंगडम फंगी से बिलोंग करता हो। आंसर है ऑर्गेनिज्म क्यों किंगडम फंगी से बिलोंग करता है।
इस ऑर्गेनिज्म की फिलामेंटियस बॉडी है, इसमें सेल वॉल प्रेजेंट है, इसमें क्लोरोफिल नहीं है और यह डेड ऑर्गेनिक मैटर पर ग्रो करता है। इसीलिए ये फीचर सपोर्ट करती हैं कि ऑर्गेनिज्म क्यों फंगी किंगडम फंगी से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड, विच ऑर्गेनिज्म वुड बी प्लेस इन द किंगडम मोनिरा? आंसर है ऑर्गेनिज्म पी बिलोंग टू द किंगडम मोनिरा। कैरेक्टरिस्टिक है, इस ऑर्गेनिज्म की कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ये है कि यह माइक्रोस्कोपिक है, यानी बहुत छोटा है, इसमें ट्रू न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए यह प्रोकैरियोटिक है, यह हाई सेलिनाइट और हाई टेम्परेचर में सर्वाइव कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड, organisms R and Q are both eukaryotic, yet they are placed in different kingdom. Analyze the criteria that separate them. Answer है organism R is placed in kingdom Protista because it is unicellular, so locomotion using flagella and can perform photosynthesis in the presence of light. ऑर्गेनिज्म आर को किंगडम प्रोटिस्टा में रखा गया है क्योंकि यह यूनिसेलुलर है, यानी सिंगल सेल है, फ्लैगिला की हेल्प से लोकोमोशन करता है, लाइट की प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस कर सकता है, यानी यह न्यूट्रिशन मिक्सोट्रोफिक है। आगे लिखा है कि ऑर्गेनिज्म क्यू को किंगडम फंगी में रखा गया है, यह मल्टीसेलुलर है, फंडामेंटियस बॉडी है, फिलामेंटियस बॉडी है, क्लोरोफिल नहीं है, यह डेड ऑर्गेनिक मैटर पर ग्रो करता है। इसीलिए आर और क्यू को अलग करने वाले मेन कैरेक्टरिस्टिक है मोड ऑफ न्यूट्रिशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, क्लोरोफिल की प्रेजेंस या एब्सेंस। फोर्थ क्वेश्चन, एक्सप्लेन व्हाई ऑर्गेनिज्म एस कैन नॉट बी क्लासिफाई यूजिंग द मोड ऑफ न्यूट्रिशन अलोन। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑर्गेनिज्म एस को केवल उसके मोड ऑफ न्यूट्रिशन को देखकर क्लासिफाई क्यों नहीं किया जा सकता। आंसर है कि ऑर्गेनिज्म एस में वेल डिफ्रेंशिएटेड टिश्यू है, यानी प्रॉपर्ली डेवलप्ड टिश्यू है, इसमें बैकबोन भी है और इसके अर्ली लाइफ स्टेज में यह एक्वेटिक रेस्पिरेशन करता है, इसीलिए केवल यह देखना कि यह फूड कैसे ऑब्टेन करता है क्लासिफाई के लिए इनफ नहीं है। आगे लिखा है कि इसकी स्ट्रक्चरल और डेवलपमेंट फीचर केवल मोड ऑफ न्यूट्रिशन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसे क्लासिफाई करते समय मल्टीपल कैरेक्टरिस्टिक्स को कंसीडर करना जरूरी है। नेक्स्ट फिफ्थ, आंसर है फिफ्थ का ऑर्गेनिज्म टी इज ए सेलुलर। इसमें सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन 5 किंगडम सिस्टम में ऑर्गेनिज्म को क्लासिफाई करने की एक फंडामेंटल कैरेक्टरिस्टिक है, इसीलिए ऑर्गेनिज्म टी 5 किंगडम में फिट नहीं होता। इससे पता चलता है कि क्लासिफिकेशन सिस्टम कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर बनी होती हैं और उन्हें कुछ लिमिटेशंस होती हैं। आगे लिखा है कि जिन ऑर्गेनिज्म में ये बेसिक फीचर प्रेजेंट नहीं होते, जैसे ए सेलुलर फॉर्म फॉर एग्जांपल वायरसेस, उन्हें इन किंगडम्स में प्लेस नहीं किया जा सकता। इससे पता चलता है कि क्लासिफिकेशन सिस्टम तभी फॉर्म ऑफ लाइफ को इंक्लूड नहीं कर सकते। अब आते हैं थिंक इट ओवर क्वेश्चन आंसर्स पर। फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बायोडाइवर्सिटी? आंसर है बायोडाइवर्सिटी मीन द वैरायटी ऑफ डिफरेंट लिविंग ऑर्गेनिज्म फाउंड ऑन अर्थ। मतलब बायोडाइवर्सिटी का मतलब है कि अर्थ पर पाए जाने वाले अलग अलग लिविंग ऑर्गेनिज्म की वैरायटी, यानी बहुत तरह के जीव जंतु और प्लांट्स का होना। इसमें अलग अलग टाइप्स के प्लांट, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिज्म शामिल होते हैं। इसके साथ साथ उनकी स्पीसीज के अंदर की वैरायटी और अलग अलग इकोसिस्टम की वैरायटी भी बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है। सेकेंड, हाउ डज द ग्रुपिंग ऑफ ऑर्गेनिज्म हेल्प अस अंडरस्टैंड डाइवर्सिटी? यह पूछा गया है कि ऑर्गेनिज्म को ग्रुप्स में बांटने से हमें उनकी डाइवर्सिटी समझने में कैसे हेल्प मिलती है। आंसर है कि ऑर्गेनिज्म को उनकी सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस के अकॉर्डिंग ग्रुप्स में रखने से बहुत बड़ी वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म को स्टडी और अंडरस्टैंड करना ईजियर हो जाता है। ग्रुपिंग हमें ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में भी हेल्प करती है, यह समझने में भी हेल्प करती है कि अलग अलग ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे के साथ क्या रिलेशनशिप है। क्वेश्चन 3, ऑन व्हाट बेसिस आर प्लांट्स एंड एनिमल क्लासिफाई? क्वेश्चन पूछ रहा है कि प्लांट और एनिमल्स को
किन कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पर क्लासिफाई किया जाता है? आंसर है प्लांट्स और एनिमल्स को उनकी अलग अलग इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स की बेसिक्स पर क्लासिफाई किया जाता है। इसमें शामिल है स्ट्रक्चरल फीचर यानी उनकी बॉडी की स्ट्रक्चर से रिलेटेड फीचर, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन यानी सेल की ऑर्गेनाइजेशन, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन यानी फूड या न्यूट्रिशन किस तरह प्राप्त किया जाता है, रिप्रोडक्शन और दूसरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स। क्वेश्चन 4, हाउ डज क्लासिफिकेशन हेल्प एड्रेस प्रॉब्लम इन फार्मिंग? यहां पूछा गया है कि क्लासिफिकेशन फार्मिंग की प्रॉब्लम को सोल्व या मैनेज करने में कैसे हेल्प करती है। आंसर है क्लासिफिकेशन फार्मर्स को यूजफुल और हार्मफुल ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है, जैसे क्रॉप्स, पेस्ट्स या डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म। इट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सेलेक्टिंग suitable method to control pest and disease and improve farming। क्लासिफिकेशन की हेल्प से फार्मर्स इन ऑर्गेनिज्म की कैरेक्टरिस्टिक्स को समझ सकती हैं, इसके बाद वे पेस्ट और डिजीज को कंट्रोल करने के लिए सुटेबल मेथड सेलेक्ट कर सकती है और इससे फार्मिंग को इम्प्रूव कर सकती हैं। नेक्स्ट, पोस्ट एंड पॉन्डर क्वेश्चन, इफ many organisms share common feature could they also share a common ancestry? अगर बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में कॉमन फीचर यानी सिमिलर फीचर हो तो क्या उनका कॉमन एंसिस्ट्री यानी कोई कॉमन एंसिस्टर भी हो सकता है? आंसर है यस। इफ मैनी ऑर्गेनिज्म हैव सिमिलर बेसिक फीचर दे मे हैव अ कॉमन एंसिस्ट्री। सिमिलर फीचर कैन इंडिकेट दैट द ऑर्गेनिज्म हैव इवॉल्व फ्रॉम अ कॉमन एंसिस्टर ओवर टाइम। कि अगर कई ऑर्गेनिज्म में सिमिलर बेसिक फीचर हैं तो हो सकता है कि उनका कोई कॉमन एंसिस्ट्री हो। सिमिलर फीचर यह इंडिकेट करती हैं कि ये ऑर्गेनिज्म टाइम के साथ एक कॉमन एंसिस्टर से इवॉल्व हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन, हाउ कैन अ सिंगल सेल्ड organism carry out all life processes when billions of cells are required to perform similar function in multicellular organisms like us? क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अपने सभी लाइफ प्रोसेसेस कैसे कर लेता है जबकि हम जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में सिमिलर फंक्शंस के लिए बिलियंस ऑफ सेल्स की ज़रूरत होती है। आंसर है कि एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म अपने सभी लाइफ प्रोसेसेस एक ही सेल के अंदर परफॉर्म करता है। उसके एक सेल में अलग अलग स्ट्रक्चर्स और ऑर्गेनेलिस होती हैं जो अलग अलग फंक्शंस परफॉर्म करती हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन, यानी एक ही सेल इन सभी प्रोसेसेस को कैरी कर सकता है। लेकिन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ये फंक्शंस अलग अलग स्पेशलाइज्ड सेल, टिश्यू और ऑर्गन्स के बीच होती हैं। थर्ड क्वेश्चन, विच प्लांट फीचर रिड्यूस देयर सेल्फ डिपेंडेंस ऑन वाटर बट स्टिल रिक्वायर मॉइस्ट कंडीशन? पूछा गया है कि प्लांट्स में कौन सी फीचर्स हैं जो उनकी वाटर पर डिपेंडेंस को कम करती है लेकिन फिर भी उन्हें मॉइस्ट कंडीशन में की जरूरत होती है। आंसर है फीचर सच एज वस्कुलर टिश्यू, रूट सिस्टम और लीव्स जैसी फीचर्स प्लांट को वाटर और न्यूट्रिएंट्स को एफिशिएंटली ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करती हैं। इससे प्लांट की डायरेक्ट कांटेक्ट विथ वाटर पर डिपेंडेंस कम हो जाती है। लेकिन कुछ प्लांट्स, खासकर सीडलेस प्लांट्स को अभी भी रिप्रोडक्शन के लिए मॉइस्ट कंडीशन की जरूरत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू टॉलर प्लांट्स नीड स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट टिश्यू? क्वेश्चन पूछ रहा है कि टॉलर प्लांट्स को स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट टिश्यू की क्यों जरूरत है? आंसर है कि टॉलर प्लांट्स में वाटर और मिनरल्स को रूट से लीफ तक ट्रेवल करना पड़ता है। वही प्रिपेयर फूड को लीव्स से प्लांट्स को के दूसरे पार्ट तक ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है। इसीलिए टॉलर प्लांट्स को स्पेशलाइज्ड ट्रांसपोर्ट टिश्यू की जरूरत होती है। जाइलम और फिलियम इन ट्रांसपोर्ट फंक्शंस को एफिशिएंटली कैरी आउट कराती हैं। क्वेश्चन 5, हाउ डू सीड्स एंड फ्रूट्स इफेक्ट वेयर एंड हाउ प्लांट्स कैन सर्वाइव? यहां पूछा गया है कि सीड्स और फ्रूट्स प्लांट को अलग अलग प्लेसेस में सर्वाइव करने और स्प्रेड होने में कैसे हेल्प करते हैं। आंसर है कि सीड डेवलपिंग प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं और जब तक फेवरेबल कंडीशन अवेलेबल नहीं होती तब तक वे डोरमेंट रह सकते हैं, यानी कुछ समय तक इनएक्टिव रह सकती हैं। सीड्स को न्यू प्लेस तक डिस्पर्स यानी फैलाया भी जा सकता है।
फ्रूट्स सीड्स को प्रोटेक्ट करती हैं और उनके डिस्पर्सल के में हेल्प करती हैं। यह डिस्पर्सल अक्सर एनिमल, विंड या वाटर के थ्रू होता है। इसीलिए सीड्स और फ्रूट्स प्लांट्स को डिफरेंट इन्वायरमेंट में सर्वाइव करने और न्यू एरियाज तक स्प्रेड होने में हेल्प करती हैं। क्वेश्चन 6, एन अर्थवर्म एंड अ बीटल बोथ हैव सेगमेंटेड बॉडी बट द बीटल हैज a hard external skeleton. How does the beetle's skeleton help in survive? आंसर है कि बीटल के हार्ड एक्सटर्नल स्केलेटन को एक्सोस्केलेटन कहती है। यह उसके बॉडी को फिजिकल इंजरी और प्रीडेटर से प्रोटेक्ट करता है। यह बीटल के इंटरनल ऑर्गन्स को सपोर्ट और प्रोटेक्शन भी देता है। इसके अलावा यह एक्सेसिव वाटर लॉस यानी बहुत ज़्यादा पानी निकालने से भी हेल्प करता है। इस तरह बीटल डिफरेंट इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकता है। इसी तरीके से ये बाकी आंसर है।